कल 22 तारीख को मजदूरों, कर्मचारियों, रोज कमा के खाने वालों, ठेका मजदूरों, स्वतः रोजगार अपनी जिंदगी को चलाने वालों, उन सबका प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों की तरफ से पूरे देश में प्रतिरोध दिवस मनाया गया। उसकी मैं मुबारक सभी ट्रेड यूनियन साथियों को, हर लेवल पे जो हमारा नेतृत्व है यूनियनों का करने वाला, उनको, उन सब श्रमिकों और मजदूरों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुबारक के, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कल जो आपने कदम उठाया ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज होगा। और उसके बाद जो हमारी सारी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसकी तरफ से आने वाले दिनों में आंदोलनों को तेज करने के लिए जून के पहले सप्ताह में मीटिंग की जाएगी और संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। क्यों है कल के इस आंदोलन का महत्व? क्योंकि 150 बरस के संघर्षों से जो इस देश के मजदूरों ने कानून हासिल किए हैं, हिंदुस्तान की सरकार उन कानूनों के ऊपर पानी फेर देना चाहती है। कोविड-19 का एक बहाना बनाया गया है, इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के रूप में लिया जा रहा है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इस बीमारी ने सबने मिलकर के लड़ना है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार इसी की आड़ में लोगों की आवाज को बंद करना चाहती है, मजदूरों और किसानों को कुचल देना चाहती है, उनके आंदोलनों को, और बहाना बनाया जा रहा है कि इकोनॉमी को फिर से शुरू करना है। दुनिया के कौन से देश के अंदर मजदूरों को प्रताड़ित करके, उनके हक छीन करके, उनके यूनियन बनाने तक के हक छीन करके कोई भी इकोनॉमी आगे बढ़ी हो? इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी जब उस इकोनॉमी में काम करने वाला, धान उत्पन्न करने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला, खेत से लेकर के, खलिहान से लेकर के, खनिज से लेकर के, फैक्ट्री और मिलों के अंदर काम करने से लेकर के, श्रमिक ही तो है देश को जो बनाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करता है। उसकी यूनियनें उसकी बेहतर जिंदगी के लिए, उसकी ठीक पगार के लिए, उसके काम के स्थान पे सुरक्षा के लिए, उसको ठीक से पानी का, इलाज का इंतजाम मिले, उसके अपंग होने पे कंपनसेशन मिले, उसके मर जाने पे काम के स्थान पे उसके परिवार का कुछ ख्याल रखा जा सके, उसके बुढ़ापे के लिए कोई सहारा बन सके, उसको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन प्रतिनिधित्व करते हैं उनके इस सारे प्रश्नों का। लेकिन उन्हीं यूनियनों के ऊपर और श्रम कानूनों के ऊपर इस देश की सरकार ने हमला बोला। इसलिए कल का आपका एक्शन इस लॉकडाउन के बावजूद सड़क पे निकल करके प्रतिरोध करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम को मनाते हुए और मानते हुए, यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसीलिए मैं आपको ये मुबारकबाद देने के लिए उतरे। इसलिए कुछ बातें मैं करना चाहूंगी, क्योंकि फक्र महसूस कीजिए, इस बात पे विश्वास रखिए कि आपने जो कदम उठाया है अपने पुरखों के रास्ते को आगे बढ़ाया है। 19वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेजों के राज के दौरान सबसे पहले इस देश के मजदूरों ने ही हड़ताल की थी 1823 के अंदर। इस देश के आदिवासियों और किसानों ने अंग्रेजों को सबसे पहले चुनौतियां दी थी। मजदूरों ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, क्राफ्ट्सकारों ने जो चुनौती दी थी, उसी ने इस देश के अंदर एक राजनीतिक वातावरण तैयार किया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध राजनीतिक आवाज उठाई जा सके। 1857 के उस पहले स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजों द्वारा कुचले जाने के बाद ये फिर से श्रमिक थे जिन्होंने, प्लांटेशन वालों ने, जूट वालों ने, टेक्सटाइल मिल वालों ने, रेल में काम करने वालों ने, डिफेंस क्षेत्र में काम करने वालों ने, हर किस्म के पोस्टल डिपार्टमेंट वालों ने, इन सब लोगों ने फिर से अपना सिर उठाया था और कहा था कि हमें इंसान समझो, और अपनी बातों को लेकर के वो आगे बढ़े थे। 1861 में जब पूरी दुनिया के अंदर काम के घंटे सुनिश्चित होने चाहिए, ये मजदूर आंदोलन आवाज उठा रहा था, तो हिंदुस्तान के मजदूर 1861 में पहला फैक्ट्री एक्ट ले चुके थे। फैक्ट्री एक्ट 1861 में बना, लेकिन उसके बहुत से प्रावधानों में काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, तो उसके विरुद्ध उसकी तरमीम करवाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी गई। 1861 से लेकर के जो संघर्ष 20वीं सदी में भी चले और उसके बाद आज तक
उन संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए आजाद हिंदुस्तान में भी उस फैक्ट्री एक्ट के अंदर हमने बहुत कुछ हासिल किया। केवल काम के घंटे 8 नहीं, काम का स्थान सुरक्षित हो, मजदूर की सुरक्षा हो और उसके साथ साथ उसको साफ वातावरण, पानी, उसके स्वास्थ्य का ख्याल, हवादार स्थान, काम के स्थान पे जो सुरक्षा और सेफ्टी के सारे साधन होने चाहिए, वो सब कुछ हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर ले पाए। और इसीलिए उसी के ऊपर हमला हुआ है, उसी को ही छीनने की कवायद की जा रही है। मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने की कोशिश की गई है और कुछ राज्यों ने उसका निर्णय लिया है। यूपी और मध्य प्रदेश और गुजरात तो बहुत सारे कानून ही निरस्त कर रहे हैं। यूपी की सरकार 38 कानून को निरस्त कर रही है 1000 दिन के लिए, 3 साल के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार 1200 दिन के लिए, 3 साल से भी ऊपर। और मध्य प्रदेश की सरकार कुछ कानूनों को 1000 दिन के लिए। और तो और मध्य प्रदेश की सरकार तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम रात को 12 बजे तक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर तरमीम ला रही है। 18 घंटे काम लेना चाहते हैं। 2 शिफ्टों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ हमें भेजना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको मुबारक देने के साथ साथ इतिहास की थोड़ी याद इसलिए करा रही हूँ कि हमारे मजदूर आंदोलन ने कहा था हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इसलिए हमारे अधिकार मानव के अधिकार हैं। ये मानव अधिकार का डिस्कोर्स दुनिया के अंदर श्रमिक आंदोलन ने दिया है। इसलिए ये सिविलाइजेशनल क्वेश्चन है, ये सभ्यता का प्रश्न है कि मजदूरों ने संघर्षों से अपने काम के स्थानों के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए जो नियम लिए, वो नियम पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अलग देशों के अंदर जो लिए गए, दुनिया में मान्यता मिली। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मान्यता मिली। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स तय हुए। दुनिया के बहुत से कोवेनेंट्स के अंदर हिंदुस्तान की सरकारों को हिस्सेदारी लेनी पड़े। हिंदुस्तान की सरकारों की कमिटमेंट्स हैं। तो आज मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार उन सारी कमिटमेंट से पीछे हट करके श्रम कानूनों पे इतना बड़ा हमला बोली। और इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं आने वाली पीढ़ियों के प्रति। आज का ट्रेड यूनियन आंदोलन जैसे हमारे पुरखों ने लड़ा, आज हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। हमारे कितने नौजवान बच्चे सरकारों सड़कों पे भटके हैं, हमारी जो औरतें सड़कों के ऊपर परेशान हुई हैं, सड़कों पे बच्चों को जन्म दिया है, उन मजदूरों ने जो अपने घर बार को छोड़ करके अपने ही राज्य के किसी दूसरे कोने में या दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। आज उन करोड़ों मजदूरों की परेशानी जो इस कोविड-19 के अंदर हुई है, क्योंकि सरकार ने बहुत गलत तरीके से बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। 4 घंटे के नोटिस पे लोगों को अपने घरों में भेजा होता। आज कहते हैं आप प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं? आप तो कोविड-19 के इस मामले की सफलता को खराब करना चाहते हो। कौन सी सफलता की आपने? जो बेहाली करी है मजदूरों की, जो बाहर से कोई कोरोना लेकर के नहीं आए थे। आज अगर समाज के अंदर संक्रमण हो रहा है, आज अगर हमारा मजदूर उससे प्रताड़ित हो जाएगा, तो मिस्टर मोदी आप इसके जिम्मेदार हैं। जितने मर्जी बयान देते रहिए, सच्चाई ये है कि श्रमिकों के साथ जो बदहाली की गई है, उस बदहाली के चलते हुए आज हमारा श्रमिक भी इस बीमारी से प्रताड़ित होना शुरू हो चुका है। ये बीमारी बाहर से आई थी। जिन कुछ लोगों को लॉकडाउन करके इस बीमारी से हिंदुस्तान बच सकता था, उस सब में तो आप फेल हो गए। 3 महीने तो आपने गवा दिए और मार्च के महीने में पार्लियामेंट में मस्त रहे, सरकारें बनाने और गिराने में लगे रहे, और फिर अचानक आप लॉकडाउन घोषित करते हैं और इस देश के श्रमिकों की जिंदगी को लॉकडाउन कर देते हैं, इस देश की इकोनॉमी को लॉकडाउन कर देते हैं। और आज अगर इकोनॉमी की ये हालत होने जा रही है, जिम्मेदार कौन है जिस इकोनॉमी का नाम लेकर के उसको शुरू करने के नाम के ऊपर मजदूरों पे आप हमला कर रहे हैं? अगर इस लॉकडाउन को प्लानिंग से किया होता, जहां कोई केसेस नहीं थे वहां पर इकोनॉमी जारी रहती, जहां पर कोई केस होता वहां लॉकडाउन किया जाता और आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस से इस सारे काम को आगे बढ़ाया जाता, तो इस देश की इकोनॉमी जो पहले ही आपने डुबो दी थी नोटबंदी से, जीएसटी से, पिछले राज के दौरान ही आपने 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया था, और अपने इस राज में बैठने के बाद
इकोनॉमी का और बंटाढार किया और उसका कोविड-19 को गलत तरीके से हैंडल करने में आपने इकोनॉमी को ध्वस्त किया और उसका ठीकरा पहले तो आप एक कम्युनिटी विशेष पे फेंकना चाहते थे, अब आज आप मजदूरों पे फेंकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूं, कल जब मैं एक प्रदर्शन के अंदर थी, वहां पत्रकारों ने हमसे कहा कि आप फिजिकल डिस्टेंसेस को, लॉकडाउन को तोड़ करके क्यों आप सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। हम तो फिजिकल डिस्टेंसेस अपने इस प्रदर्शनों के अंदर मेंटेन किए, लेकिन उसके बाद भी इस प्रश्न को उठाने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन के अंदर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो जब हमारी जिंदगियों को लॉकडाउन किया जा रहा है, हमारे मजदूरों की रोजगार छिन गए हैं, उनको उनके रोजगार का वेतन नहीं दिया गया है और अब वो प्रताड़ित इन डिजीज से हो जाएंगे, घरों पे उनको पहुंचाया नहीं गया, करोड़ों मजदूरों की जिंदगी को हताश कर दिया गया। और इसलिए हमारे श्रमिकों के लिए हुए वो सारे कानून, ESIC का हो, EPF का हो, बोनस का हो, वो हमारा महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट हो, हमारे बच्चों के लिए बाल मजदूरी नहीं हो उसका कानून हो, और हमारे वो सारे के सारे कानून, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कानून हो, कितने कानूनों का मैं नाम लूं, वो सारे के सारे कानून, फैक्ट्री एक्ट समेत, उन सारे कानूनों को तोड़ डालने के लिए सरकार आगे बढ़ जाए, इतिहास के ऊपर पानी फेरे और हमें फिर से बंधुआ मजदूरी में धकेलना चाहे तो हम खामोश रहें, बोले नहीं, सड़कों पे आए नहीं, आएंगे। हमने जवाब दिया, आएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ, आप मुबारक के पात्र हैं और आपने आने वाले दिनों में और मजबूत आंदोलनों की तरफ बढ़ना है। और याद रखें, आपने हिंदुस्तान के अंदर एक परंपरा पैदा की, श्रमिक आंदोलन ने इस देश के आजादी के आंदोलन को ताकत दी, श्रमिक आंदोलन ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने इस श्रमिक आंदोलन को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, सम्मान दिया। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जब 20वीं सदी शुरू हुई, श्रमिकों का आंदोलन और आगे बढ़ा, तेज हुआ, उस समय इस देश के अंदर ऑर्डिनेंस लाए थे अंग्रेज। इस देश के अंदर बंगाल के 2 टुकड़े करने के लिए धर्म के आधार पे भंग विरोधी आंदोलन के लिए मजदूरों और किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और अंग्रेजों के उस ऑर्डिनेंस को निरस्त किया था। उसके बाद हमारे देश के मजदूर आगे बढ़े, आंदोलनों को तेज करते रहे। पहले 1900 से लेकर 1920 तक सैकड़ों हड़तालें इस देश के इतिहास में दर्ज हैं। और जब लेनिन के रूस में, लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों और किसानों ने एक इंकलाब करके मजदूरों और किसानों की वहां सत्ता कायम की, तो उन्होंने कहा इंसान का इंसान द्वारा शोषण खत्म होना चाहिए, ऐसे ही एक देश का दूसरे देश के दोहन करने की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। हमारे देश के आजादी के आंदोलन को और मजदूर आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिली, पूरी दुनिया के अंदर ताकत मिली। और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई इस बैकग्राउंड में कि 1919 में जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों हिंदुस्तानियों को भून दिया गया था। देश के अंदर रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। उस समय उस असहयोग आंदोलन में मजदूरों और किसानों ने बाकी समाज के हिस्सों के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए उनका भी और मुख्य धारा के स्वतंत्रता आंदोलन का भी सबका सहयोग श्रमिक आंदोलन को मिला। हम आज याद करना चाहेंगे शहीद आजम भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जब असेंबली के अंदर पर्चे फेंके थे और फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नाम से बाद में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। उस पर्चे के अंदर भी उस समय अंग्रेज जो डिस्प्यूट एक्ट लेके आए थे मजदूरों को कुचलने का, उसका जिक्र था मजदूरों के साथ समर्थन देते हुए। उसी किस्म का जो डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था, हिंदुस्तान की सरकार आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर हमारे कानूनों में जो बदली कर रही है, जिस किस्म के कोड बनाने की जबरदस्ती बात कर रही है, हमें उसी दौर में फेंकना चाहती है। हिंदुस्तान के
20 और 30 के दशक में फेंकना चाहती है। तो आप सब लोगों ने जो कल प्रतिरोध किया है, अपने उस पुरखों को सैल्यूट किया है, उनकी परंपरा को, विरासत को आगे बढ़ाया है कि आप अंग्रेजों से लड़ करके हमें कंपनसेशन एक्ट लेके दिए 1923 में, ट्रेड यूनियन बनाने का हमारा अधिकार है 1926 का कानून लेकर के दिए। आपने इस देश के अंदर 1920 में एटक बनता है हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रीय संगठन, और उससे पहले और उसके बाद की जब तक और राष्ट्रीय संगठन नहीं बने, सभी ट्रेड यूनियनों की यह विरासत है। और इसीलिए उस पहले राष्ट्रीय संगठन ने जो पहली आवाज उठाई 1921 में, पूरी आजादी की आवाज उठाए थे। इस देश के श्रमिक आंदोलन को श्रेय है। अंग्रेजों से पूरी आजादी की मांग का नारा भी इस देश के श्रमिक आंदोलन ने दिया। और उसके बाद जब हिंदुस्तान में यह बहस हो रही थी कि अंग्रेजों के राज के दौरान सेल्फ रूल के नियम कैसे बनेंगे, विधान कैसे बनेगा, उसके लिए भी सबसे पहले श्रमिक आंदोलन ने यह आवाज उठाई थी कि पूरी आजादी के आंदोलन का नारा पास कर लिया 1929 में। तो आप पूरी आजादी की बात करो, अंग्रेजों के राज के रहते हुए स्वतः रूल का विधान की बात नहीं करो। आजाद हिंदुस्तान का विधान और संविधान कैसा होगा, उसकी सभा बनाओ और उसके लिए कानून तय करो। आपके श्रमिक आंदोलनों को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड सारी ट्रेड यूनियन जितनी थी उनका प्रतिनिधित्व करने वाला आपका राष्ट्रीय संगठन था, उसकी तरफ से सारी राजनीतिक पार्टियों के सामने मसविदा रखा था। संविधान सभा के अंदर मजदूरों की मांगे रखी थी और उसके आधार पे संविधान सभा के अंदर बहुत सी चीजें स्वीकृत हुई। और आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर उसके बहुत से हमें हक मिले हुए हैं। एक समान वेतन का अधिकार भी उसके अंदर है, यूनियन बनाने का अधिकार भी अंदर है, लिविंग वेज का अधिकार भी उसके अंदर है, मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार भी उसके अंदर है, बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, काम के स्थान पे नहीं होना चाहिए, वो सब बातें उसके अंदर हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार संविधान के ऊपर हमला बोलते हुए, श्रम कानूनों के ऊपर हमला बोलते हुए आगे बढ़ना चाहती है। श्रमिक आंदोलन का बहुत व्यापक रोल रहा है, उस व्यापक रोल को हमें समझना चाहिए और उस व्यापक रोल के अंदर समाज के जितने हिस्से अपने लिए लड़ रहे हैं उनके साथ हमें खड़े होना है। हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान अपनी शिक्षा के वास्ते, अपने रोजगार के वास्ते जो लड़ रहे हैं, हमारे देश के लेखक, हमारे रंगकर्मी, हमारे बुद्धिजीवी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, विभिन्न राय रखने की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के साथ हमको खड़े होना है। हमको खड़े होना है इस देश के किसान आंदोलन के साथ, जो अपनी जमीन को बचाने के लिए और अपने जो उनके हक का मांग पत्र है उसको लेकर के अपनी फसल के दाम के लिए, फसल को उगाने के लिए, सब्सिडी के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए 85% किसान इस देश के अंदर मंझला, गरीब और छोटा किसान है। वो आज आंदोलन पे खड़ा है, हमें उसके साथ खड़ा होना है। इस देश का महिला आंदोलन आवाज उठा रहा है, उसके साथ खड़े होना है। सामाजिक तौर पे इज्जत मिले, सामाजिक प्रताड़ना नहीं हो, वो आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन को उनके साथ खड़े होना। इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम सिर्फ अपने श्रम कानूनों के लिए ही नहीं, हम केवल इस देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए जो हमारा रोल है, उस रोल को निभाने के साथ साथ जनवादी अधिकारों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं, पूरे समाज के अंदर एक बेहतर समाज को हासिल करने के लिए हर समाज का जो अधिकार पाने का हिस्सा है उसके साथ भी हमें खड़े होना होगा। ये हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन का सबब भी है, सबक भी है, रास्ता भी है, दिशा भी है, कमिटमेंट भी है। इसको हमें समझ करके चलना होगा। इसलिए मैं कल की मुबारकबाद जहां देने के लिए आई, उसके साथ साथ मैं आपको कहने के लिए आई कि हमारा इतिहास के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। उस बहुत बड़े रोल को हम आने वाले दिनों में भी निभाएंगे। और आप लोगों को फिर से एक बार मुबारक देते हुए ये मैं कहना चाहूंगी कि कल भी योगी की सरकार ने ये बोल दिया कि 6 महीने हड़ताल नहीं करेंगे, एस्मा लागू करेंगे।
अरे जनाब, आप तो सारे कानून निरस्त कर रहे हो। 6 महीने के, आप तो 3 साल नहीं हड़ताल करने दोगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इनकी मंशा समझिए सरकारों की। ये इकोनॉमी को बेहतर करने की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों को कुचलने की लड़ाई है। और उससे इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं होगी, इकोनॉमी का और बंटा ढार हो जाएगा। और इसलिए हम श्रमिकों को चिंता है, अपने देश के अर्थतंत्र की भी चिंता है, क्योंकि हम देश को बनाते हैं, हम देश को चलाते भी हैं, हम इस देश को सेवाएं भी देते हैं, हम इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करते हैं। और इस देश के अंदर, पूरे देश के निर्माण की उस प्रक्रिया के अंदर समाज के हर हिस्से को एक सांस लेने का मौका मिले और अपनी लड़ाइयों को बुलंद कर सकें, उस आवाज को भी हम ताकत देने का काम करते हैं। इसलिए ब्रेवो, आपने बहुत अच्छा काम किया। और आने वाले दिनों में जो हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलनों का नारा होगा, जो हमारी दिशा होगी, जो हम तय करेंगे, निर्णय होगा, उन सबको आप और हम मिलकर के महत्वपूर्ण समझते हुए उसको लागू करेंगे। तब तक के लिए जब हम निर्णय लेकर के आते हैं, उनको लेकर के हम आएंगे। आपसे मैं कहूंगी कि बुलंदी पे बने रहिए। इस बीच में मुझे आने की जरूरत होगी, आपसे बात करने की जरूरत होगी, मैं अवश्य आपसे बात करने के लिए आऊंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद।